नमस्कार कृषि छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फसल डॉक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो बेस्ड है किस चीज़ पर, तो आपने थंबनेल में उसे देख ही लिया होगा। थोड़ा सा मैं आपको जनरल बता देता हूँ। तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि हिस्ट्री इसमें पढ़ेंगे, जो आपकी बायोलॉजी की हिस्ट्री है, और इसमें हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है हम पूरा कवर करेंगे और इस प्रकार कवर करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका जो है नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से लगभग एग्जाम में आपके जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो है देखे जा रहे हैं। लगभग काफ़ी समय से जो है फोटोसिंथेसिस एक ऐसा चैप्टर बन गया है। इसमें क्या है बच्चों, जो है बच्चे जो है इसमें मेहनत नहीं करते हैं, और जब मेहनत नहीं करते हैं तो ये सब्जेक्ट जो है समझ नहीं आता। ये जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा सा क्या है, कठिन टॉपिक है। तो आपको जो है फोकस्ड रहना है। आपको जो है एक पेन कॉपी अपने पास रखना है दोस्तों। साथ में जो है आप ईयरफोन लगा कर बैठे, ठीक है, ताकि इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो आपको जो है फुली कंसंट्रेट होकर ये क्लास लेना है दोस्तों। और ये क्लास आपको जो है 100% केवल एक क्लास आपके लिए रहेगी, और ये आपके लिए 100% वो एनर्जेटिक रहने वाली है और आपको जो है काम आने वाली है। तो ये क्लास आपके लिए पूरा कवर करेगी फोटोसिंथेसिस। अब जो है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक काम करना है। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो जैसा कि पहली हेडिंग आपको दिखी गई है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है उसको हम समझेंगे, उससे पहले हम जनरल डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मनुष्य किस चीज़ पर निर्भर रहता है। तो मनुष्य जो है भोजन पर निर्भर रहता है। उसी प्रकार प्लांट भी भोजन पर निर्भर रहते हैं। दोनों में ही क्या है, प्लांट और एनिमल दोनों में ही एक जो है कॉमन चीज है, और वो क्या है, फूड। ठीक है, तो जो फूड हमारा है, हम लोग तो क्या है प्लांट से बना लेते हैं। जो ह्यूमंस होते हैं वो प्लांट से अपना फूड बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन प्लांट है ना, हमारे प्लांट के पास ये सिस्टम नहीं है। वो जो है कुछ और तरीके से बनाते हैं, और उस तरीके को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। इसे ही हम हिंदी में बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है पौधों में भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है, जिसे कहेंगे हम प्रकाश संश्लेषण। और पौधे किस तरह अपना भोजन बनाते हैं उस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पौधे जो है अपने भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। और यही ग्लूकोज जो है हम लोग रोटी या चावल के द्वारा इंटेक करते हैं। और जब हम इंटेक करते हैं उस समय ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन जब ये बॉडी में पहुंच जाते हैं उस समय हम जो है इससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ग्लूकोज। तो मेन सोर्स तो हमारा भी यही है और प्लांट्स का भी यही है, क्या, ग्लूकोज। तो दोनों में ही सेम चीज़ है, और दोनों में ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन ग्लूकोज से आगे चल के ये एनर्जी बनाती है, जिसे एटीपी कहा जाता है प्लांट्स में। हम भी जो है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और एनर्जी तैयार करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ओवरव्यू मैंने आपको एक समझा दिया, फोटोसिंथेसिस क्या होती है। ये पौधों में भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है। अब ये प्रक्रिया चलती कैसे है उस चीज़ को हम यहाँ समझने वाले हैं। बिल्कुल आप फोकस्ड रहोगे तो सब समझ आएगा दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो पौधा होता है उसका जो हरा भाग होता है, हरा भाग यानी कि उसकी मेजरली हम बात करें तो ये जो प्रक्रिया हम पढ़ने वाले हैं ये इसकी पत्तियों में होगी, यानी इसकी लीव्स में होगी। और लीव्स में भी कहाँ होगी, इसके ग्रीन पार्ट में होगी। तो लीव्स में जो ग्रीन पार्ट होता है, मेजरली पूरी लीव्स ग्रीन होती है, लेकिन कई बार जो है फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में लीव्स का कलर जो है येलो हो सकता है। तो हम जो देखेंगे फोटोसिंथेसिस वो आपकी कहाँ होने वाली है, ग्रीन पार्ट में होने वाली है। कहाँ होगी, पौधों में जो भी ग्रीन भाग होता है। और मोस्टली जो है हम इसको लीव्स में देखेंगे। मोस्टली कहाँ देखेंगे दोस्तों, लीव्स में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, एक वर्णक होता है, जो लीव्स होती हैं पौधे की, लीव्स में एक वर्णक होता है जिसे कहा जाता है पिगमेंट।
इसको क्या बोला जाएगा दोस्तों? जो वर्णक पाया जाता है उसे कहा जाता है, सॉरी 1 सेकेंड, पौधों में, पौधों की पत्तियों में जो वर्णक पाया जाता है यानी पिगमेंट, पिगमेंट को हम वर्णक कहते हैं। तो जो वर्णक पाया जाता है उसे कहते हैं हम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है हमारा दोस्तों, यही जो है मेन काम करता है पत्तियों में। और क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। पत्तियों का रंग जो है हरा किसके कारण होता है? तो वो होता है क्लोरोफिल के कारण। तो ये वर्णक है, और ये वर्णक क्या करता है? प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है। ठीक है, प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है, सन की जगह अगर कोई बल्ब भी होता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लाइट एनर्जी होना चाहिए हमारे लिए, और वो चाहे सन से आए या फिर कोई बल्ब से आए, हमें क्या चाहिए? लाइट एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो लाइट एनर्जी को क्या है, ये पत्तियां ग्रहण कर लेती हैं, और जो वातावरण से CO2 होती है जो वातावरण में, उसको भी ये ग्रहण कर लेती हैं। और जो हमारा मृदा है यानी सोइल है, सोइल से क्या करते हैं, ये वाटर लेते हैं, वाटर यानी H2O। तो जो रूट्स होती हैं वो H2O जो है सोइल से ले लेंगी। सोइल में हमारे वाटर कंटेंट होता है। ठीक है दोस्तों, एयर में तो नहीं होता है। एयर में क्या प्रेजेंट होता है? एक तो आपका CO2 होगा और एक हमारी लाइट होगी। लाइट कौन सी लेंगे हम? सनलाइट ले रहे हैं, क्योंकि बाहर वातावरण में सनलाइट ही अवेलेबल होती है। लेकिन यही अगर किसी कमरे में हो तब उस समय जो है बल्ब उपस्थित होता है हमारे पास, और ये अपना पौधा है। तो ये जो सारे कंटेंट हैं इनको एब्जॉर्ब करके क्या तैयार करते हैं? ग्लूकोज तैयार करते हैं। अब ये तो मैंने जनरली बता दिया, अब मैं बताता हूँ इसको आपको जो है इसकी रासायनिक क्रिया। तो रासायनिक क्रिया क्या है दोस्तों? इसकी रासायनिक क्रिया है, ये वातावरण से 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स और 6 H2O के यानी जल के मॉलिक्यूल जो कि मृदा से लेगा, और सूर्य का प्रकाश लेगा, सनलाइट, पौधे के बारे में बात चल रही है, सनलाइट, एंड उस समय जो है पौधे में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। मेन तो क्या है, हम क्लोरोफिल पर ही निर्भर हैं। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये प्रक्रिया नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो जब ये दोनों चीज़ें और प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल हो, तब जो है पौधा तैयार करता है C6H12O6 प्लस 6O2, ये निकाल देता है। ठीक है, तो बनता क्या है? ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये तैयार हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया किन किन चीज़ों की उपस्थिति में हो रही है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अपने वातावरण में मौजूद होती है, हवा में वातावरण में मौजूद होती है, और H2O जो कि हमने सॉइल से लिया। सॉइल में कहाँ से लिया? रूट के थ्रू लिया। सनलाइट, ये आपको पता है सूर्य का प्रकाश है। और क्लोरोफिल मैंने आपको बताया ये पत्तियों में उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, पत्तियों में उपस्थित होता है, हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये जो है क्रिया जब चलती है तो बनाता है C6H12O6 जिसे कहा जाता है ग्लूकोज। साथ में 6 ऑक्सीजन के जो है अणु बाहर जाते हैं। तो ये चीज आपको जो है समझना है। अब तभी हम कहते हैं कि जो पौधे होते हैं जो वातावरण से CO2 लेते हैं और छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब आज जो है आपको समझ में भी आ गया होगा कि वातावरण से 6 CO2 लेते हैं और वातावरण में 6 ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो बताओ प्लांट हमारे लिए कितना हेल्प कर रहे हैं। हम लोग जो श्वसन क्रिया करते हैं उसके लिए जो है ऑक्सीजन हमें ज़रूरत होती है, अगर ये ना हो तो हम लोग मर जाएंगे। तो ये चीज़ जो है हमें कौन प्रोवाइड करा रहा है? प्लांट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो किस अभिक्रिया के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो अगर पौधों ने फोटोसिंथेसिस बंद कर दी तो पौधों पौधों की जगह हम मरने लगेंगे। रीजन ये है कि फोटोसिंथेसिस से जो ग्रेन ईल्ड बनाते हैं वो भी हम लोग खाते हैं। फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन बनती है वो भी हमारे लिए हेल्पफुल है। इसे कहा जाता है प्राणवायु। प्राणवायु, ऑक्सीजन को कहा जाता है प्राणवायु। तो देखिए पौधे हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। अब आपको जो है ये अभिक्रिया समझ आ गई होगी।
इसको अब रिपीट करने की आवश्यकता तो नहीं है। अगर अभी आपको कुछ डाउट बनते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ लेना, तो नेक्स्ट सेशन में हम उसे डिस्कस कर लेंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं इतना बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ जिसे बच्चे भी समझ लें, उस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपको जो है पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है प्रकाश संश्लेषण हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम जो है इसको धीरे धीरे कवर करेंगे, साथ में हम हिस्ट्री भी जो है इसकी पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में हम जो है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। जो आपकी लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। अब वो कैसे हो जाती है? तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूले में जो है लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी केमिकल में बदल रही है, और केमिकल क्या है? C6H12O6, इसमें बदल रही है। ये जो मैं पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूँ दोस्तों, इनको आपको नोट करते चलना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं और ये बारीकियां हैं, इनको ही जो है एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है और आपसे नहीं बनते हैं, तो उस समय गिल्ट फील होता है कि हमने अच्छे से पढ़ा लेकिन ये आते हुए भी नहीं आया। तो इसलिए समझ लेना, लाइट एनर्जी यानी प्रकाश C6H12O6। तो आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस है कैसी अभिक्रिया है, तो ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है, और ये एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स को हम समझेंगे अभी, और इसको जो है थोड़ी देर से समझेंगे। उसका कारण ये है कि जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे तब रेडॉक्स समझाऊंगा, लेकिन आपको नोट कर लेना है कि ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, प्रोसेस ऑफ रेडॉक्स कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने आपको जो लाइट एनर्जी बनाई, इसके अंतर्गत पौधे क्या करते हैं? हरे भागों में सरल अकार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। तो सरल अकार्बनिक पदार्थ क्या है? जैसे हमारा CO2 है और H2O है, ये क्या है? सरल अकार्बनिक है, यानी इजीली टूटने वाले हैं, सरल अकार्बनिक पदार्थ हैं ये, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक को आप बोलोगे इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है वो है आपका C6H12O6, ये आपका जटिल कार्बनिक पदार्थ है। इसको आप जो है बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पदार्थ या मैटर। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसी अभिक्रिया है? जिसमें सरल अकार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण है हमारा। अब चलते हैं, हम थोड़ा थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, फोटोसिंथेसिस एक बड़ा चैप्टर है, तो धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा हिस्ट्री को भी साथ में कवर करेंगे, ताकि जो है हिस्ट्री हमारे ऊपर बंडल बन के बैठा ना हो, मंडराए ना। तो जो हिस्ट्री समझने लायक है उस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे अरस्तु थे, अरिस्टोटल, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। एरिस्टोटल, इनको अरस्तु कहा जाता है, अरस्तु। तो ये एक प्रमुख वैज्ञानिक थे उस समय, 362 BC की बात है ये। उस समय कोई भी जो है इतना ज्ञानी नहीं हुआ जो प्लांट्स के रिगार्डिंग या इनके रिगार्डिंग बात करे। वो बात अलग है कि हमारे ग्रंथों में ये सब कुछ पहले बता दिया था, लेकिन सॉरी, लेकिन अरिस्टोटल ने इनको क्या है दूसरे प्रकार से समझा। ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है हम लोगों ने वर्णन किया, सब किया, लेकिन अरिस्टोटल थोड़ा इसमें आगे निकले, ये क्रेडिट ले गए उस चीज़ का। हम लोग क्रेडिट नहीं ले पाए, हमारे ग्रंथ जो है क्रेडिट नहीं ले पाए, ये क्रेडिट ले गए उस चीज़ का, तो इसलिए हमको इनको ही पढ़ना पड़ता है। तो अरिस्टोटल ने क्या बताया? अरिस्टोटल ने ऐसा विचार व्यक्त किया कि पौधे अपना भोजन जड़ों से प्राप्त करते हैं। इन्होंने ऐसा विचार व्यक्त किया कि पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? जड़ों से प्राप्त करते हैं। अब सीधी सी कॉमन सेंस है, आप भी अगर प्लांट को उखाड़ोगे,
प्लांट जब जमीन से उखाड़ोगे तो आपको जो है कई सारी जड़ें वहां दिखती हैं, तो आप भी समझोगे कि ये किस लिए है, ये किस लिए हैं जमीन के भीतर। तो आप एक कॉमन सेंस लगाओगे, शायद प्लांट जो है इनसे अपना फूड जो है लेता है। लेकिन ये उस समय विचार करने वाली बात थी, इन्होंने विचार किया, ये बहुत बड़ी बात है। लोग तो इसके बारे में सोचा भी नहीं लोगों ने। फिर जो है फर्दर कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि ये होगा, उन्होंने बताया कि ये होगा, तो जो है ये फिल्टर्ड होके आज हम समझते हैं कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अरस्तु ने बताया कि पौधे अपना भोजन जो है जड़ों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, मान लिया कि जड़ों से प्राप्त करते हैं। फिर आए अपने स्टीफन हेल्स, उन्होंने बताया कि CO2 और प्रकाश दोनों मिलकर पौधों को पोषण देते हैं। सबसे पहले तो आपको स्टीफन हेल्स के बारे में जान लेना है। जो हमारे स्टीफन हेल्स हैं, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी इन्हें कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो जो हमारे स्टीफन हेल्स हैं, ये याद रखने वाली बात है, और ये पूछा भी गया है कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है, तो आंसर था स्टीफन हेल्स, तो ये आपको याद रखना है। स्टीफन हेल्स ने बताया कि CO2 और प्रकाश दोनों मिलकर पौधों को पोषण देते हैं, CO2 और प्रकाश। तो इनकी बात कुछ हद तक जो है सही भी है। सही ऐसे है कि अभी हमने जो अभिक्रिया पढ़ी प्रकाश संश्लेषण, उसमें हमने देखा कि CO2 जो है और प्रकाश जो है दोनों मिलकर पौधों को क्या तैयार कराते हैं, तो पौधों को तैयार कराते हैं ग्लूकोज, ये हमने देखा। तो ये कुछ हद तक सही थे, यानी उस समय जो है 100% ये अपनी बात को मनवा चुके थे, क्योंकि उस समय इतना खोज कर पाना काफी मुश्किल था, तो इन्होंने जो बताया वो सत्य था। ठीक है, आगे फिर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है इंजन हॉज, इंजन हॉज, मैं इंजन ही लिख देता हूँ, नाम तो उनके बहुत खतरनाक होते हैं, इंजन हॉज। ठीक है, तो ये एक महान वैज्ञानिक हुए। इन्होंने बताया कि पौधों का जो हरापन और प्रकाश दोनों मिलकर वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो ग्रीनरी ऑफ प्लांट, ग्रीनरी ऑफ प्लांट एंड सनलाइट दोनों क्या करते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो इनका भी कहना सत्य है, शुद्ध तो नहीं करते, वो कराते हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड वातावरण को। तो ये क्या करेंगे, CO2 के लेवल को कम करेंगे और ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाएंगे, इनका भी कहना सही है। तो बात तो इनकी भी सही रही। अब तक सिर्फ गलत बात किसने बोली, वो बोली अरिस्टोटल ने। उनने बोला कि जड़ों से जो है फूड प्रोवाइड करते, तो ये तो गलत हो गया था। लेकिन स्टीफन हेल्स ने जो बताया वो भी लगभग सत्य है, और इंजन हॉज जो बता रहे हैं वो भी सत्य है। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं जिन्स नेवियर, उनके अनुसार जो है पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 लेते हैं। क्या बोला उन्होंने, सनलाइट में, सनलाइट में पौधे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब दी CO2, एब्जॉर्ब दी CO2। अब आप बताइए, मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे सनलाइट हो, चाहे सनलाइट हो या आपका बल्ब हो, किसी भी उपस्थिति में हम जो है प्रकाश संश्लेषण हमारा चलता है। यानी वो बल्ब की उपस्थिति भी में भी CO2 एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट में भी CO2 एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या ये सही है, जो वैज्ञानिक हमारे जिनका नाम है जिन्स नेवियर, जिन्स नेवियर जो यह बता रहे हैं, क्या यह सत्य है, तो ये जो है पूर्णतः असत्य है। तो ये दूसरे वैज्ञानिक है जिनका कथन गलत हुआ है। ठीक है, इन्होंने बताया कि प्रकाश की उपस्थिति में CO2 लेते हैं व ऑक्सीजन छोड़ते हैं। भाई इनका कहना तो सही था, यानी इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ फाइंड तो किया, इन्होंने रिसर्च तो की कि CO2 लेते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये बात सही है। लेकिन केवल प्रकाश की उपस्थिति में ये तो नहीं है, क्योंकि हमने बल्ब में भी कई एक्सपेरिमेंट किए और हमको पता चला कि बल्ब में भी जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया चलती है। तो फिर ये तो कथन गलत हो गया। फिर आगे चलते एक सैक नाम के जो है वैज्ञानिक हुए, सैक नाम के वैज्ञानिक हुए।
सैक नाम के वैज्ञानिक के अनुसार प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद स्टार्च है। जो सैक नाम के वैज्ञानिक थे हमारे, उन्होंने बोला कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो उन्होंने बता दिया क्या, स्टार्च। एंड प्रोडक्ट स्टार्च बता दिया। तो क्या ये सही है स्टार्च? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इट इज़ राइट और रॉन्ग। ठीक है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन तो मैं कर ही दूंगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, ये मुझे बताओ। और मनुष्य में, ह्यूमंस में जो है ग्लूकोज बनता है भोजन के बाद, और जो हमारे एनिमल्स होते हैं जैसे कि जीवाणु और ये आते हैं माइक्रोब्स, उनमें जो है ग्लाइकोजन बनता है। ठीक है, ये याद कर लेना आप। ठीक है, तो ये आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला है वान मोल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या है और क्यों ये एक्सपेरिमेंट किया गया उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो वान मोल ने प्रयोग किया जिसमें उन्होंने आधी पत्ती को बोतल में बंद किया था और बाकी पत्ती का जो भाग था उसको उन्होंने खुले में रख दिया, यानी कि एयर में छोड़ दिया। तो इन्होंने क्या बताया, CO2 व प्रकाश का महत्व दिखाया। इन्होंने CO2 और प्रकाश का महत्व समझाया। CO2 और प्रकाश का महत्व समझाया। ठीक है दोस्तों, ये जो है महत्व समझाया इन्होंने। अब क्या था इनका एक्सपेरिमेंट, जरा उसको समझो। मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी इन्होंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्या करते हैं, डी स्टार्च प्लांट इज यूज्ड। तो डी स्टार्च के लिए ये क्या करते हैं, पहले जो प्लांट होते हैं उनको सेवरल डेज यानी कुछ फिक्स नहीं है, सेवरल डेज ये जो है रूम में रखते हैं जहाँ क्या नहीं है, आपकी लाइट नहीं है, यानी डार्क रूम में रखते हैं। डार्क रूम में रखने से क्या हुआ कि इन्होंने रिमूव स्टार्च, जो पौधों पर एक्स्ट्रा स्टार्च था, यानी हमारी पत्तियां क्या है फोटोसिंथेसिस करती हैं तो उस समय यहाँ जो है स्टार्च बन जाता है, स्टार्च कंटेंट बन जाता है। तो उस स्टार्च को इन्होंने पहले डी स्टार्च किया, जो कि यहाँ मेंशन है डी स्टार्च। तो वो कैसे किया, इन्होंने रूम में रखा अंधेरे में और काफ़ी समय तक रखा, तो जो है उसका स्टार्च इन्होंने रिमूव किया। फिर इन्होंने क्या किया, एंड वन ऑफ इट्स लीव इज हाफ प्लेस्ड इनसाइड द बीकर कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन्होंने एक पत्ती का आधा हिस्सा बीकर में रखा और आधा हिस्सा जो है खुले में रखा। ये क्या है आपका दोस्तों, बीकर में रखा और ये रखा इन्होंने एनवायरमेंट में। ठीक है दोस्तों, और इसमें रखा इन्होंने KOH। KOH जो है CO2 को एब्जॉर्ब करता है, CO2 एब्जॉर्बर है ये, एब्जॉर्बर। तो जो पत्ती पर जो CO2 होगी उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, KOH। ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। सॉरी, तो ये इन्होंने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो है रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा, रिजल्ट कैसे इन्होंने निकाला। यहाँ लिखा है विच एब्जॉर्ब दी CO2 while the other half remain outside in the normal air. The setup is kept in sunlight for a few days. ये जो सेटअप है ये इन्होंने सनलाइट में कुछ दिनों के लिए रख दिया। ठीक है, ये जो सेटअप करके इन्होंने सनलाइट में रख दिया। When the leaf is later tested with iodine solution, only the portion exposed to air turn blue-black, indicating the presence of stars. The part inside the beaker show no color change, proving that photosynthesis did not occur without CO2. क्या बोला इन्होंने, मैं समझाता हूँ। इन्होंने जो बाहर पार्ट रखा था ये वाला, इसको इन्होंने जब आयोडीन से टेस्ट किया तो आयोडीन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आयोडीन
जब भी आयोडीन, अपना जो आयोडीन है दोस्तों, आयोडीन जब भी स्टार्च से क्रिया करता है, स्टार्च से क्रिया करता है, तो ये जो है आपको एक पिगमेंट प्रोवाइड करेगा, यानी एक कलर एक्सपोज करेगा, और वो कलर हो जाएगा आपका ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। और ये आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आप जो है आलू को बीच से काटना, और आलू का जो कटा हुआ हिस्सा है उस पर जो है साल्ट लगा देना, साल्ट लगा के रख देना 1 डे। नेक्स्ट डे आप देखोगे कि जो आलू है उसका कुछ हिस्सा जो है ब्लैक हो जाएगा या फिर ब्लू हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर करके देखना, इसे कहते हैं आयोडीन टेस्ट। हालांकि साल्ट में जो है आयोडीन कम होता है, लेकिन इसमें जो आयोडीन होगा उससे जो ये इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको करके देखना। तो जब भी स्टार्च जो है होगा पत्ती में, तो वो क्या हो जाएगा आपका ब्लू टू ब्लैक हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पत्ती पर स्टार्च है और यहाँ इन्होंने आयोडीन टेस्ट किया तो ये पत्ती आपकी ब्लैक हो गई, ठीक है। और जो पत्ती इसके अंदर थी बीकर के, वो जो है ग्रीन बनी हुई है अभी तक क्या बनी है, ग्रीन बनी हुई है। उसका क्या कारण है, क्योंकि यहाँ जो है CO2 नहीं थी, और CO2 नहीं थी तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया तो किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट आपका नहीं बना, कार्बोहाइड्रेट आपका नहीं बना। और जब कार्बोहाइड्रेट नहीं बना तो स्टार्च कहाँ से प्रेजेंट होगा, सोचने वाली बात है। तो जहाँ स्टार्च प्रेजेंट था वहाँ ब्लैक और ये हो गया, तो उन्होंने महत्व समझा दिया इसका CO2 की उपस्थिति का प्रकाश संश्लेषण में। अगर CO2 नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण आपका नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन सनलाइट ना हो तो हम बल्ब से काम चला सकते हैं, अगर सनलाइट नहीं है तो हम बल्ब का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर CO2 ना हो तो हम जो है ये नहीं कर सकते। तो ये सिद्धांत आपको याद रखना है, ये मोल का हाफ लीप एक्सपेरिमेंट है और ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर दिया। फिर हमारे जो है जूलियस रॉबर्ट मेयर आए, वो उन्होंने क्या बोला उसके बारे में आपको समझाता हूँ। थोड़ा दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मुझे जुकाम हो गया, 1-2 दिन पहले, और वो सही नहीं हो पाया, तो थोड़ा मेरी वॉइस में चेंजेस होंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जूलियस रॉबर्ट मेयर ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में बताया कि इस प्रक्रिया में पौधे प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो हमने पहले ही जान लिया, तो आप सिर्फ वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे, ये बताया था जूलियस रॉबर्ट मेयर ने हमें बताया। क्या बताया, सनलाइट, सनलाइट को किस में करते हैं ये, रासायनिक यानी केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। और देन जो है क्या बनाते हैं, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये इन्होंने बताया, क्या बताया कि प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में जो है बदल दिया जाता है, इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये जूलियस रॉबर्ट मेयर ने बताया, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं हमारे एक वैज्ञानिक ब्लैकमैन। ब्लैकमैन ने प्रकाश संश्लेषण को जैव रासायनिक अभिक्रिया बोला। जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, बायो एक्सपेरिमेंट, बायो एक्सपेरिमेंट बोला। तो उन्होंने क्यों बोला, तो आपको पता है दोस्तों कि इसमें जो है सारी प्रोसेस हमारी बायोलॉजिकल हो रही है, कोई भी इसमें प्रोसेस आपकी आर्टिफिशियल नहीं है, सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आप देख रहे हो सनलाइट यूज की जा रही है, वातावरण से CO2 ली जा रही है, तो ये क्या है, एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है दोस्तों। बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट है दोस्तों, ठीक है। जल का ऑक्सीकरण होता है इसमें, इसमें जो हमारा वाटर है, वाटर यानी H2O, H2O का क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जो आपका CO2 है, CO2, CO2 का होगा दोस्तों आपका अपघटन या अपचयन जिसे बोला जाएगा। तो अपचयन और ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, इनको हम समझेंगे। CO2 का रिडक्शन हो जाता है और वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाता है, इस चीज को हम समझते हैं। क्या होता है ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया,
तो जो ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया है दोस्तों, इसमें आपका ऑक्सीजन बढ़ती है और हाइड्रोजन कम होते हैं। ऑक्सीडेशन की क्रिया में ऑक्सीजन बढ़ेगी और हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि आपका ऑक्सीजन इसमें नहीं है, लेकिन ये क्रिया जब यहाँ गई, ये तो ये आपका केमिकल पार्ट है, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ। तो ऑक्सीडेशन की क्रिया में 2Mg जो है 2MgO बन गया, ठीक है दोस्तों, और हाइड्रोजन इसमें कम हो गया। देखो यहाँ जो है 0 था और यहाँ +2 आ गया, मतलब इसमें से 2 हाइड्रोजन चले गए। इस प्रकार आपको ये क्रिया समझ में आएगी। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएंगे और 2 नंबर जो है आपके इलेक्ट्रॉन कम करेगा। तो वही जो देखिए आप यहाँ 0 है और यहाँ 2 हो गए, यानी इसने 2 कम कर दिए। अब आप बोलोगे ये +2 हो रहे हैं, तो दोस्तों ये जो है आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट है, और जब केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जाए तो वहाँ इसको समझना। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि ऑक्सीडेशन में आपका जो है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन इसे हिंदी में बोला जाएगा आपका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसमें आपका ऑक्सीजन जो है गेन होती है और हाइड्रोजन आपका रिडक्ट हो जाता है, यानी रिडक्शन हो जाता है, हाइड्रोजन का कम हो जाता है। तो ये आपको समझ आया होगा दोस्तों। अब रिडक्शन जो है इसके अपोजिट होती है। जो रिडक्शन अभिक्रिया है, रिडक्शन या जिसको बोला जाएगा अपचयन, अपचयन अभिक्रिया इसके जस्ट विपरीत है। इसमें आपको ऑक्सीजन का लॉस होगा और हाइड्रोजन का आपको इंक्रीजमेंट हो जाएगा। देखिए प्रक्रिया, ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ जो है ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ आपके कितने अणु हैं? 2, और यहाँ क्या है? सिंगल अणु है, यानी यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ आपका 1 मॉलिक्यूल्स है। तो 1 मॉलिक्यूल्स का आपका रिडक्शन हो गया, यानी वो कम हो गया, तो वो आपको यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होते हैं, ठीक है दोस्तों, इधर ऑक्सीडेशन नंबर आपके डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये आपकी प्रक्रिया थी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और जब ये दोनों प्रक्रिया, जब दोनों प्रक्रिया किसी एक में हो, प्रक्रिया किसी एक में हो या किसी एक जगह हो, किसी एक जगह हो, तब इनको कॉम्बिनेशन में कहा जाता है रेडॉक्स, रेडॉक्स कहा जाता है। इसीलिए जो है फोटोसिंथेसिस आपकी कैसी अभिक्रिया है? एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि रेडॉक्स में आपको समझाऊंगा। तो रेडॉक्स आपकी क्या है? जब रिडक्शन की प्रोसेस और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस किसी एक स्थान पर चल रही हो, तब इसको कॉम्बिनेशन में हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोल सकते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। मोल का आपको जो है एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, ठीक है। अब समझते हैं हम हाइड्रेला एक्सपेरिमेंट। हाइड्रेला एक्सपेरिमेंट जो है, हाइड्रेला एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया उसका कारण समझिए। कि पहले जो है लोग बाग बताते कि ऑक्सीजन जो है प्लांट से नहीं निकलती है, तो वो इस चीज़ समझाने के लिए हाइड्रेला प्रयोग किया गया। हाइड्रेला प्रयोग क्या होता है? तो दोस्तों सबसे पहले समझो कि हाइड्रेला एक पौधा है। हाइड्रेला एक प्रकार का पौधा है और ये पौधा आपका जलीय पौधा है, जलीय पौधा है, ठीक है दोस्तों। तो हाइड्रेला एक्सपेरिमेंट किया गया एक बीकर में। ये आपका एक बीकर ले लिया, बीकर में जो है हमने वाटर ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। और फिर हमने जो है एक टेस्ट ट्यूब ले ली और एक फनल ले ली। उस फनल में हमने हाइड्रेला प्लांट रखा, ठीक है। तो वो हाइड्रेला प्लांट क्या है? वो तो अपना फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, और जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो ऑक्सीजन जो है बाहर निकालेगा। हमने देखे थे 6 अणु जो है ऑक्सीजन के बाहर निकले थे। तो वो तो ऑक्सीजन जो है बाहर निकालेगा। तो उसने जब बबल्स दिखाए, तो ये बबल्स जो है उस
अभिक्रिया को सिद्ध करते हैं कि वास्तव में प्लांट जो है ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। तो ये किसके द्वारा संभव हुआ? ये हुआ हाइड्रेला एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो अब आपको हाइड्रेला एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद हम समझेंगे जो हमारे जे प्रिस्टले थे, उन्होंने बोला प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है, तो उन्होंने सही बोला। तो फिर बोलते हैं, बोला जाता है या यूं कहें तो जे प्रिस्टले द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन की खोज की। प्रकाश संश्लेषण के दौरान अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो आपको बताना है जे प्रिस्टले। थोड़ा आपको वेट करना होगा दोस्तों। तो ये आपको याद रखने वाला पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन की खोज की, ऐसा कथन या ऐसा किसने कहा, तो वो वैज्ञानिक थे जे प्रिस्टले। अब जो है हम एक और एक्सपेरिमेंट समझेंगे, उसके बाद ये हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन आपका हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ समझा देते हैं दोस्तों। एक्चुअली क्या है, हमारे पास खाली स्पेस नहीं है, यहाँ ले लेते हैं। तो जो हमारे वान नील थे, वान नील हमारे एक वैज्ञानिक हुए। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की प्राप्ति जल से होती है, ना कि CO2 से होती है। इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की प्राप्ति जल से होती है, ना कि CO2 से। अब उन्होंने ये बोल दिया, तो कोई भी चीज़ अगर आप बोल रहे हो तो आपको वह सिद्ध करनी होगी, तब जो है वो आपकी बात को सत्य माना जाएगा। आप इसी को कहते हैं रिसर्च दोस्तों। आप कहते हैं कि रिसर्च कैसे होती है, तो रिसर्च यही होती है कि आपने कोई कथन अगर कहा है तो आप उसको सिद्ध करके बताइए कि क्या वह सही है और कैसे सही है। तो आपको कई सारे वैज्ञानिक और जो योग्य लोग होते हैं उनके सामने यह सिद्ध करना होगा कि ऑक्सीजन जो है उसकी प्राप्ति आपकी जल से होती है, ना कि CO2 से। तो उन्होंने ये कैसे बताया उसको हम बात करेंगे। तो सब अब ये बात कहकर चले गए। फिर जो है एक वैज्ञानिक आए, वैज्ञानिक हिल। तो उन्होंने इसको सिद्ध किया। क्या किया? सिद्ध किया, यानी इसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इस पर। सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फिर इनका भी जो है लगभग ये भी बोल कर ही निकले, इनने भी कुछ ज़्यादा डिफाइन कर नहीं पाया, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फिर बाद में जो है कुछ वैज्ञानिक आए, रूबेन कामेन एंड आपके हासिद, और इन्होंने जो है एक मेथड निकाली, जिस मेथड को उन्होंने नाम दिया ट्रेसर मेथड। ट्रेसर मेथड में इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की प्राप्ति जल से होती है, ना कि CO2 से होती है। अब उन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। ट्रेसर मेथड क्या होती है दोस्तों? इसमें हम आइसोटॉप्स का यूज करते हैं, आइसोटॉप्स। और आइसोटॉप्स हमने कार्बन के लिए, और कार्बन के दो आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 16 और कार्बन 18। दो प्रकार के आइसोटॉप होते हैं। अब क्या है वो पूरी अभिक्रिया, उसको जरा समझते हैं। तो इन्होंने क्या किया, C6CO2 जो हमने लिए थे, उसमें जो ऑक्सीजन लिया वो इन्होंने लिया 16 आइसोटॉप वाला। और जो H2O था, क्योंकि हमें डिफाइन करना था तो हमने जो है अलग अलग लिए। तो जो H2O था उसमें जो ऑक्सीजन थी वो था 18 आइसोटॉप वाला। अब जो है इन्होंने देखा कि प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको पता है कि आपने अभी क्रिया चेंज कर दी। पहले आपको पता नहीं था कि कौन सा ऑक्सीजन का अणु है जो CO2 से आ रहा है और कौन सा ऑक्सीजन का अणु है जो H2O से आ रहा है। लेकिन अब आपको पता होगा। अब आपको कैसे पता होगा
कि आपने इनके आइसोटॉप्स चेंज कर दिए, इसका आइसोटॉप है 16 और इसका है 18। तो जब ये इधर प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा 18 से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, 16 से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो देखते हैं सभी क्रिया से क्या सिद्ध होता है। फिर जो है अब प्रोडक्ट बनेगा C6H12O6। O6 में जो आइसोटॉप था वो था आपका, वो आपका था 16, यानी 16 वाला आइसोटोप इसमें था। और जो ऑक्सीजन बनी उसमें जो है आपका 18 आइसोटोप था। ठीक है, साथ में जो है H2O तैयार हुआ, ये प्रोडक्ट बना क्योंकि हमने आइसोटोप चेंज किया था ना, इसलिए ये 16 आया। अब जो है सारा निष्कर्ष आपका यहाँ आ गया। अब वो निष्कर्ष कैसे आपको देखना है, तो वो ऐसे देखना है। आपने लिया था CO2, CO2 में जो ऑक्सीजन था वो 16 आइसोटॉप वाला था, तो 16 आइसोटॉप वाले ने क्या बना दिया आपका ग्लूकोज। तो ये तो आपके ग्लूकोज में हिस्सेदारी बना रहा है। ठीक है दोस्तों, और हमें डिफाइन करना था कि ऑक्सीजन की प्राप्ति जो है जल से होती है, ना कि CO2 से। तो ऑक्सीजन की ये 6 अणु बने और यहाँ हमने 18 आइसोटॉप लिया था, सेम यहाँ बन गया 18 आइसोटॉप से क्या बना, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन हमें जल के अणु से प्राप्त हुई, ना कि CO2 से। तो हमको जो सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर दिया। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट आपका सिद्ध रहा। तो पूरा क्रेडिट जाता है वान नील के लिए। फिर जो इस पर एक्सपेरिमेंट किया हिल ने, उनके लिए भी क्रेडिट जाता है। और फिर बाद में रूबेन, कामेन, हासिद, इनने काम किया, तो इनको जो है ट्रेसर मेथड के लिए भी सम्मानित किया जाता है। तो ये था एक एक्सपेरिमेंट। जब मैंने आपसे बोला कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको उसको सिद्ध करना होगा। तो इन्होंने सिद्ध किया और लोगों को समझ भी आ गया, और आप लोगों को भी ये समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ आ गया तो ये रासायनिक अभिक्रिया आप याद रखना, क्योंकि यही अभिक्रिया आपको दी जाएगी और पूछा जाएगा। जो भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे इसमें आपके एक इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है कि जो वो अभिक्रिया लिख देगा और बीच में जो है कोई एक अभिक्रिया छोड़ देगा, जैसे उसने ये अभिक्रिया छोड़ दी, तो आपको बताना होगा इस अभिक्रिया में क्या है। और कई सारे ऑप्शन वो देगा, यहाँ 16 होगा, यहाँ आपका 18 होगा, या फिर यहाँ 6 कार्बन डाइऑक्साइड 18 कर देगा। तो आपको जो है करेक्ट ऑप्शन देखना होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, आपको समझना होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। और हमारा टॉपिक क्या था, टॉपिक था प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या चल रहा था हमारा, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश संश्लेषणी वर्णक, यानी पिगमेंट। पिगमेंट्स क्या होते हैं और पिगमेंट्स का क्या काम होता है वो हम समझेंगे। तो आपके जो प्रकाश संश्लेषण में यानी फोटोसिंथेसिस में जो पिगमेंट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, और एक होता है आपका क्लोरोफिल बी। इसके अलावा और भी आपके जो है पिगमेंट्स आते हैं, लेकिन हम उन्हें अभी पढ़ेंगे। पहले हम इन दोनों के बारे में जान लेंगे। क्लोरोफिल ए जो होता है, इसका जो रासायनिक यानी रासायनिक फॉर्मूला जो है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, C55H72 O5N4Mg, O5N4Mg। ठीक है दोस्तों, और जो आपका क्लोरोफिल बी है, इसका फॉर्मूला होता है आपका C55H70O6N4Mg, N4Mg। तो ये जो है इन दोनों के फॉर्मूला हैं और दोनों आपको याद होना चाहिए। क्लोरोफिल ए जो है हमारा, इसमें आपका मैथिल समूह पाया जाता है। तो ये किस ग्रुप से आता है, तो ये CH3 यानी मैथिल ग्रुप से आता है। आपको पता होगा जब आप केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो मैथिल समूह क्या होता है। और क्लोरोफिल बी है, ये आपका आता है एल्डिहाइड समूह से, एल्डिहाइड समूह से यानी CHO से आता है, CHO यानी एल्डिहाइड। आपको यहाँ मैं केमिस्ट्री नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा से मतलब है कि केमिस्ट्री में अगर हम गए तो ये टॉपिक और लंबा हो जाएगा। तो आपको केवल यहाँ याद रखना है कि एल्डिहाइड क्या होते हैं, मैथिल क्या होते हैं। मैथिल समूह में CH3 होता है, एल्डिहाइड में CHO होता है, और ये जो है लिंक होती है, तो उससे जुड़न की कड़ी होती है, जुड़ने की। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है।
क्लोरोफिल के प्रत्येक अणु के मध्य जो है आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। अब वो कैसे पाया जाता है, तो हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब हम इस चीज़ को जान पाएंगे कि इसके मध्य में कैसे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। पहले तो हम इसमें कार्बन लिखेंगे, कार्बन CH3, सी सी देन सी देन सी, फिर आपका N N। दोस्तों आपको ये जो है डायग्राम, इसका जो है तंत्र आपको बना के रख लेना है, क्योंकि ये आपको काम आ सकता है। और ये है आपका क्लोरोफिल बी, तो इसमें CHO होगा, इस साइड से ये क्लोरोफिल बी है, इस साइड से क्लोरोफिल ए है। ठीक है दोस्तों, और ये आपका बीच में रहेगा मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, क्लोरोफिल के प्रत्येक अणु के मध्य में कौन सा एक परमाणु होता है, तो वो होता है आपका मैग्नीशियम। और ये इतनी दूरी को कहा जाता है पायरोल लिंक, इतनी दूरी को कहा जाएगा पायरोल रिंग, पायरोल रिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है जो मैंने बनाया है, आपको जो है अच्छे से याद होना चाहिए, और इसको कहा जाता है फायरोल टेल, फायरोल टेल, फायरोल टेल। तो आपका CHO और CH3 यानी मैथिल और एल्डिहाइड समूह किस में पाए जाते हैं, तो ये टेल में पाए जाते हैं। कौन सी टेल में, फायरोल टेल में। और आपका मैग्नीशियम जो है पाया जाता है किस में पाया जाता है, पायरोल रिंग में पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, पायरोल रिंग में क्या, पायरोल रिंग में क्या फाउंड होता है, तो वो होता है आपका मैग्नीशियम। और फायरोल टेल में क्या पाया जाता है, तो CHO यानी एल्डिहाइड, CH3 यानी मैथिल ग्रुप पाए जाते हैं। ये जो है आपको डायग्राम बना के रखना है। अब कुछ हेल्पिंग जो आपके कुछ हेल्पिंग जो है आपके वर्णक यानी पिगमेंट, हेल्पिंग पिगमेंट भी होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। हेल्पिंग पिगमेंट, क्लोरोफिल को तो आपको पता है, क्लोरोफिल जो है हरे रंग के लिए होता है। अब जो हेल्पिंग पिगमेंट्स हैं वो कौन कौन सा रंग जो है प्रदान करेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा। तो इसमें आपको पहला है कैरोटीन। जो आपका कैरोटीन है दोस्तों, इसका आपका साइंटिफिक यानी केमिकली फॉर्मूला होता है C40H56, C40H56। दूसरा है आपका जेंथोफिल, जेंथोफिल, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C40H56, H56O2। ये इसका केमिकली फॉर्मूला है, कैरोटीन का और जेंथोफिल का, दोनों का। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपसे पिछले कई सारे सेशंस में देखा जा रहा है कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं। तो अब इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमको जो है थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, और ये फॉर्मूले भी हमें याद करने पड़ेंगे। तो जो आपका कैरोटीन है, ये आपका जो है नारंगी और लाल रंग का वर्णक माना जाता है। कैसा माना जाएगा, नारंगी, नारंगी और लाल रंग का वर्णक माना जाता है। वहीं अगर हम जेंथोफिल की बात करें, तो जेंथोफिल आपका जो है पीले रंग का वर्णक माना जाता है, पीले रंग का वर्णक जेंथोफिल है आपका। ये आपको याद रखना है। कैरोटीन को कहा जाता है प्लांट हीमोग्लोबिन, प्लांट हीमोग्लोबिन इसे कहा जाता है। प्लांट हीमोग्लोबिन के नाम से किसे जाना जाता है, तो कैरोटीन को प्लांट हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। अब जो है हम इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पिगमेंट, टाइप्स ऑफ पिगमेंट पढ़ेंगे। आप जो है साथ में नोट करते चलें, या फिर आप ऐसा किया करें कि स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं ये पीपीटी तो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन ये लिखा हुआ जो है आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उसका रीज़न ये है कि प्रॉपर जो है हमारे पास स्लाइड्स नहीं होती हैं, और हम एक ही स्लाइड पर काम कर रहे हैं, वो बार बार इरेज कर रहे हैं, तो फिर ये कंटेंट थोड़ी मिल पाएगा। इसलिए आपको जो है नोट करते चलना है दोस्तों।
अब जो है टाइप्स ऑफ पिगमेंट क्या क्या हैं वो हमको देखना है। टाइप्स ऑफ पिगमेंट आपको जो है इसी प्रकार का स्ट्रक्चर बना लेना है जैसा मैं बनाऊंगा अभी। इसमें आपका पहले ले लेते हैं हम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बाद में ले लेते हैं हम कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स और इधर ले लेते हैं हम फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस तो ये आपके तीन प्रकार के जो है पिगमेंट होते हैं। अब इन तीन प्रकार के पिगमेंट्स को हम समझते हैं क्या क्या होता है इनके अंदर। तो जो आपका क्लोरोफिल होता है इसमें एक तो होता है आपका क्लोरोफिल समूह यानी क्लोरोफिल ग्रुप। क्लोरोफिल ग्रुप और आपके क्लोरोफिल ग्रुप में क्या क्या होता है वो जरा जान लीजिए। तो क्लोरोफिल ग्रुप में आपका होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और इस प्रकार ई तक आपके क्लोरोफिल्स होते हैं क्लोरोफिल ग्रुप में। और हम हमारे काम के कितने क्लोरोफिल हैं तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये जो है दो प्रकार के क्लोरोफिल हमें काम आते हैं। और जो आपका क्लोरोफिल ग्रुप है ये केवल और केवल ओनली इन प्लांट्स में रहता है। केवल आपके प्लांट्स में देखने को मिलेगा क्लोरोफिल ग्रुप। अब बात करते हैं बैक्टीरिया क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल क्या होता है तो ये आपका दूसरा ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इसमें आपके कौन कौन से पाए जाते हैं तो इसमें भी आपके इसी प्रकार ए बी सी और डी तक पाए जाते हैं। इसमें ई एब्सेंट होता है और ये पाया जाएगा आपका बैक्टीरिया में। जो आपके जीवाणु होते हैं उनमें आपका पाया जाता है। इसके अलावा जो है एक और होता है तीसरा और ये होता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल। क्लोरोबियम क्लोरोफिल तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। ये जो है आपका क्लोरोफिल ग्रुप के जो पिगमेंट्स हैं वो कंप्लीट हुए। अब जो है हमारा अगला है कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स में आपके दो तरह के वर्णक होंगे, एक होगा कैरोटीन्स और एक होगा जेंथोफिल, जिनके बारे में हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं लेकिन मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। एक आपका होगा क्या दोस्तों कैरोटीन्स, कैरोटीन और एक होगा आपका जेंथोफिल। जेंथोफिल तो ये दो तरह के आपके कैरोटिनॉइड्स होते हैं दोस्तों। इनके रंग मैंने आपको बता दिए। कैरोटीन आपका नारंगी लाल रंग के लिए, जेंथोफिल पीले रंग के लिए। फाइकोबिलेंस थोड़े से अलग होते हैं, इनको हमने पढ़ा नहीं है पहले। तो फाइकोबिलेंस में आपके दो दो जो है वर्णक पाए जाते हैं। पहला है आपका फाइको इरिथिन, फाइको इरिथिन और एक है आपका फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन फाइकोसाइनिन ठीक है दोस्तों। अब ये किस किस रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फाइको इरिथ्रिन जो है आपका लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है और फाइकोसाइनिन आपका जो है नीले रंग के लिए, ब्लू कलर के लिए जिम्मेदार होता है। इरिथ्रिन आपको जहाँ भी दिखे वो लाल रंग के लिए होता है। साइनिन मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये आपके लिए एक ट्रिक है कि जहाँ आपको इरिथ्रिन दिखे, इरिथ्रोन दिखे, वहाँ आपको लाल रंग के लिए जो है इशारा किया जाता है। तो आप जो है इससे याद रखें कि इरिथ्रिन है तो लाल रंग, साइनिन नीला रंग। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो है यूनिवर्सल है, इरिथ्रिन यूनिवर्सल है, जहाँ भी दिखे आपको लाल रंग के लिए टिक करना है। ठीक है दोस्तों। अब जो है हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल को अब जो है हम कंप्लीट ही कर लेते हैं, देन इसके बाद ही हम अब आगे बढ़ेंगे। आगे मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं, उसको आप लिख लें। क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी लाल प्रकाश की तुलना में नीले प्रकाश को अधिक अवशोषित करते हैं। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी लाल की तुलना में नीले प्रकाश को
अधिक अवशोषित करते हैं, अधिक अवशोषित करते हैं। और वो क्यों करते हैं उसका भी कारण मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट लिखना है। दूसरा पॉइंट है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर। जो आपका व्हाइट लाइट होती है उसमें जो है सर्वाधिक होती है। सफ़ेद प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। सफ़ेद प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद अभिक्रिया का जो क्रमश होता है, जैसे कि सफ़ेद में ज़्यादा होगी तो इसके बाद और कौन सी लाइट में ज़्यादा होती है उसका क्रम हम लिखेंगे। सबसे पहले होती है आपकी वाइट में सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका रेड, फिर आता है आपका ब्लू और फिर आता है आपका ग्रीन। तो सबसे ज़्यादा आपकी होगी वाइट में, उसके बाद फिर रेड में, और रेड के बाद ब्लू में, और ब्लू के बाद ग्रीन में। लेकिन सर आपने बोला कि क्लोरोफिल ए तथा बी लाल प्रकाश की तुलना में नीले प्रकाश को अधिक अवशोषित करते हैं। उसका कारण ये है कि जो स्टोमेटा होते हैं दोस्तों, स्टोमेटा वो सबसे ज़्यादा ओपन होते हैं ब्लू रेज में, ब्लू कलर में। ठीक है, उसके बाद होते हैं रेड में, सबसे ज़्यादा ब्लू में और उसके बाद रेड में। तो ये स्टोमेटा खुलने का क्रम है। इस प्रकाश में सबसे ज़्यादा स्टोमेटा खुलते हैं और इस प्रकाश में सबसे ज़्यादा खुलते हैं। तो ये स्टोमेटा खुलने का क्रम है। इसको ही हम अवशोषण का क्रम भी बोल सकते हैं। अवशोषण का क्रम, अवशोषण क्रम हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्लोरोफिल ए तथा कैरोटीन हमारे क्या है, यूनिवर्सल है। क्लोरोफिल ए और कैरोटीन ये दोनों क्या है, सभी जगह सभी प्लांट्स में उपस्थित होंगे, सभी प्लांट्स में होंगे। यूनिवर्सल उसको कहा जाता है जो ज़्यादा रूप में उपस्थित होता है, लेकिन ये सभी प्लांट्स में होगा तो इसे यूनिवर्सल नहीं कह सकते। ठीक है, जिन जिन कोशिकाओं में ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता हो, जिन कोशिकाओं में ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता हो ये उनमें पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए और कैरोटीन दोनों उन जगह पाए जाएंगे जो कोशिकाएं ऑक्सीजन का बाहर निकालती हो, ऑक्सीजन को बाहर निकालती हो, उनमें जो है ये पाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी जो मैंने आपको समझाया कि वाइट जो है रंग में सबसे ज़्यादा आपका प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके बाद रेड में होता है, फिर ब्लू में होता है, फिर ग्रीन में होता है। फिर मैंने आपको बताया कि स्टोमेटा सबसे ज़्यादा किस रंग में खुलते हैं, तो आपका वो है ब्लू और रेड में खुलते हैं। फिर मैंने आपको अवशोषण का क्रम बताया कि ये आपका अवशोषण होता है इस क्रम में। फिर आपको बताया मैंने कि क्लोरोफिल ए और कैरोटीन सभी प्लांट्स में होते हैं, उन प्लांट्स में पाए जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन जो है बाहर छोड़ी जाती है, यानी जो सेल ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में छोड़ती है उन सभी में क्लोरोफिल ए और कैरोटीन दोनों ही उपस्थित होती हैं। थोड़ा ग्राफ के द्वारा हम इस चीज़ को समझते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ पिगमेंट। तो ये देखिए दोस्तों, पहले इन चीज़ को समझिए। ये जो डायरेक्ट लाइन दिखाई दे रही है, डायरेक्ट लाइन, ये आपकी क्लोरोफिल ए के लिए है, और ये डॉट डॉट में है ये आपकी क्लोरोफिल बी के लिए है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को दो तरह से इंडिकेट किया है। ये आपकी डायरेक्ट लाइन है क्लोरोफिल ए, और ये आपकी बी से जो है कटिंग है, यानी सेप्टेड है, सेप्टेड लाइन क्लोरोफिल बी की है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका कौन सा कलर है, ब्लू कलर है, ब्लू। ये आपका थोड़ा सा ब्लू और ग्रीन मिक्स है, और ये आपका थोड़ा ग्रीन है, और ये आपका येलो हो गया, ये आपका रेड हो गया। हमको सिर्फ ये देखना है किस में किस रंग में सबसे ज़्यादा कौन सी वेवलेंथ पर जो हमारा फोटोसिंथेसिस होगा। तो आपको जो है टॉप पर यहाँ दिख रही है क्लोरोफिल बी में, क्लोरोफिल बी में, ठीक है, कौन सा रंग है, ये ब्लू रंग है। यहाँ वेवलेंथ क्या है आपकी दोस्तों, तो इसमें आपकी वेवलेंथ है 500 से 450 से 500 के बीच में। तो ये सबसे ज़्यादा आपका क्या है, फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया यहाँ हो रही है। देन हम देखें तो रेड लाइट में भी, रेड लाइट में भी और की तुलना में ज़्यादा होती है। तो ये किस किस वेवलेंथ पर होती है, तो ये आपकी 700 से 650 वेवलेंथ पर, ये प्रक्रिया आपकी 700 से 650 वेवलेंथ पर सबसे ज़्यादा देखी गई है रेड लाइट में, और ब्लू लाइट में देखी गई है अपनी 450 से 500 वेवलेंथ पर। किस
क्लोरोफिल में, तो क्लोरोफिल बी में देखी गई है। इस प्रकार आपको जो है समझना है इस चार्ट को। यहाँ आपका बी कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन है। मैं आपको बताऊंगा बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर ऑफ दी विटामिन ए होता है, इसको हम बाद में समझेंगे। तो बीटा कैरोटीन भी एक प्रकार का पिगमेंट्स है जो पाया जाता है। हमने अभी कैरोटीनोइड्स पढ़े थे, तो कैरोटीन भी किस में पाए जाते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं। लेकिन अभी बात हमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की चल रही है। तो क्लोरोफिल बी सबसे ज़्यादा ब्लू कलर में, ठीक है दोस्तों, लगभग ब्लू और ये मिक्स्ड कलर है। ठीक है दोस्तों, तो आपका सेशन यहाँ आज हम कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कंटेंट में और क्या ऐड करना चाहिए ताकि ये आपके लिए और यूज़फुल हो जाए तो वो मुझे आप कमेंट में बता देना। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, उसमें जो है हमारा फोटोसिंथेसिस का जो बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद जो है अन्य जो केमिकल प्रक्रियाएं हैं, न्यूट्रिशन वगैरह, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।